गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट में हम पदार्थ की संरचना पढ़ रहे थे बच्चों हम पदार्थ की संरचना में 3.2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने तत्वों के बारे में, परमाणु तत्वों, यौगिक और मिश्रण के बारे में हमने जाना। ठीक है, और उनकी संरचना के बारे में जाना, पदार्थों की संरचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, हमें कहाँ से पढ़ना था बच्चों, यहाँ से। किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कोई भी तत्व देखेंगे, मान लो हम नाइट्रोजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है, या फिर सल्फर देखते हैं, तो कोई भी तत्व हुआ है ना, ये तत्व के क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं बच्चों? 2 परमाणु होते हैं, है ना। ऑक्सीजन को हम कैसे दर्शाते हैं? O2। तो हमें पता चल जाता है बच्चों, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये देखो, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये। ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर O2 बनाते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया? एक अणु हो गया। ठीक है, चित्र 3.1, प्रत्येक अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वजन, भार, है ना। तो प्रत्येक अणु का एक भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसे उसका क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है ना। मान लो ये क्या है हमारा, एक ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है। अब ये एक परमाणु है और ये भी एक परमाणु है ना। ऑक्सीजन के एक एक परमाणु मिलकर क्या बनाए? अणु बनाए। तो हम इससे कैसे दर्शा सकते हैं? O प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस O2, है ना, ये हमारा अणु हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गंधक का अणु दिया हुआ है ना। हम गंधक के अणु को क्या कहते हैं बच्चों? सल्फर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सल्फर के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने परमाणु हैं सल्फर के? 8 परमाणु से एक क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं ना। तो यही क्या कहलाते हैं? गंधक का अणु। गंधक एक ऐसा तत्व है जिसके एक अणु में एक समान 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, एक समान कितने परमाणु हैं बच्चों? 8 परमाणु है ना। सल्फर जैसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 8, है ना। तो ये सल्फर के एक एक तत्व में एक एक परमाणु है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे परमाणु मिलकर, सल्फर के 8 परमाणु मिलकर क्या बना दिए? अणु। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि गंधक एक ऐसा तत्व है जिसके अणु में एक समान 8 परमाणु होते हैं। तो एक समान है ये, है ना, 8 परमाणु। अब हम देखेंगे आगे, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। क्या? यौगिक, है ना। हम यौगिक की बात कर रहे हैं, ना कि तत्व या फिर मिश्रण की। किसकी बात कर रहे हैं? यौगिक। और आप सभी को पता है बच्चों, यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों से। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, तो इसमें कितने प्रकार के तत्व हैं बच्चों? 2 प्रकार के तत्व हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु, मतलब ये तत्व हुए ना बच्चों, अलग अलग तत्व, 2 तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं? यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है ना। यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे HCl, तो ये भी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये कितने परमाणु? हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के 1 परमाणु से मिलकर क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि क्या है? ये यौगिक। ठीक है, क्योंकि 2 प्रकार के तत्व हैं, तो जब 2 प्रकार के तत्व संयोग करके जब एक अणु बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। जिसका प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 1 एवं क्लोरीन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। चित्र 3.3, यहाँ पर आप लोग चित्र 3.3 में आप देख सकते हैं, एक क्या है? ये हमारा, मान लो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन है और ये हमारा
क्लोरीन। एक एक परमाणु है ना, एक एक हम यहाँ 1 1 नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड होता है पहले से, ठीक है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है 1 को, ये पहले से पता चल रहा है कि हमारा हाइड्रोजन कितना परमाणु है, 1, और क्लोरीन 1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक परमाणु, अलग अलग परमाणु है तो 2 परमाणु मिलकर यौगिक बनाए। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के परमाणु, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के परमाणु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, किसी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के वे परमाणु प्राप्त होते हैं जिनसे वह बनता है। चित्र 3.4 में हम देख सकते हैं अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग परमाणु हैं। तो इससे हमें क्या देखना है बच्चों कि मान लो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग ले लेते हैं जल, ठीक है। अब जल में देखिए ये क्या है, जल है, H2O जल का फॉर्मूला है, और ये क्या है, यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 तत्व दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हम 2 लिख दिए, 2 हाइड्रोजन, ये 2 परमाणु है, 1 परमाणु और ये 1 परमाणु, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये मिलकर हाइड्रोजन के कितने हो गए परमाणु, 2 परमाणु, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, जो कि यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, है ना। क्यों नहीं लिखते हैं, पहले से 1 को नहीं लिखा जाता, ये अंडरस्टूड होता है। तो H2O आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर H2O हमारा क्या बन गया, जल बन गया, पानी बन गया, ठीक है। तो यही क्या है, पानी क्या है, यौगिक है ना। इसको हम कैसे पता किए कि ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, जब हम इसे तोड़े, विभाजित किए, अलग किए, ठीक है। तो किसी यौगिक का सबसे छोटा एक अणु होता है, इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के वे परमाणु प्राप्त होते हैं जिनसे वह बनता है। तो हमें परमाणु प्राप्त हुए ना, जैसे हाइड्रोजन के कितने परमाणु प्राप्त हुए, 2 परमाणु प्राप्त हुए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु प्राप्त हुए, 1 परमाणु प्राप्त हुए, जब हम उसे तोड़े, ठीक है, विभाजित किए। अब देखिए, अब हम यह जानते हैं कि पदार्थ अणुओं द्वारा परमाणुओं के बने होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, है ना, मान लो पानी हमारा क्या है, पदार्थ है, तो पदार्थ के जो अणु हैं, अणुओं अथवा या परमाणुओं के बने होते हैं। कोई भी पदार्थ या तो अणु या फिर परमाणु के बने होते हैं। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, आइए इसे जानने का प्रयास करें, ठीक है। जो पदार्थों की तीनों अवस्था होती हैं, है ना, तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो तीनों अवस्थाओं में अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, आइए इसे हम जानने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। ठोस वस्तुओं जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे के निकट होते हैं, निकट मतलब बहुत पास होते हैं, है ना, व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं और निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है ना। क्या होते हैं, जैसे कि हम जल ले लेते हैं बच्चों, है ना, जल में क्या होते हैं, कण, जल के कण दूर दूर होते हैं, तभी तो वो कोई भी किसी भी बर्तन में, जैसे जिस प्रकार के बर्तन होते हैं, जिस आकार के होते हैं उसमें डालें, वो उसी आकार में अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, है ना, उसी आकार में ढाल लेते हैं। पर ठोस में ऐसा नहीं होता, लोहा जैसे होते हैं जैसे के तैसे, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, बहुत ही व्यवस्थित रूप से होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, और ये गति नहीं करते। पर क्या होते हैं, इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। आकर्षण मतलब वो क्या कहते हैं, बहुत उनमें आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के कणों को, इसलिए क्या होता है कि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है, इनका जो आयतन और आकार होता है वो निश्चित होता है। चित्र 3.5 का में हम देख सकते हैं, ठीक है।
तो अभी देखेंगे बच्चों, द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं। हम पहले चित्र 3.5 का में देखेंगे बच्चों कि ठोस के जो कण होते हैं वो कितने निकट और कितने पास पास होते हैं। बच्चों यहाँ पर डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, है ना। ये ठोस है, मान लो संगमरमर या फिर लोहा है ना। लोहा ठोस होते हैं, तो इनके कण हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से हैं और कितने पास पास हैं, है ना। क्योंकि ये कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल के कारण। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव। द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं। चित्र 3.5 ख। इस कारण इन्हें कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। ये कण एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति करते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उनकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इनमें कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम प्रबल होता है। किसकी अपेक्षा? लोहे की अपेक्षा, यानी कि ठोस पदार्थों की अपेक्षा, है ना। ठोस पदार्थों की अपेक्षा में जो द्रव के कण होते हैं वो कम प्रबल, आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो हम ख में देखेंगे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द्रव ख नंबर में, है ना, कि ठोस की अपेक्षा इसमें जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे बच्चों गैस के बारे में। ठीक है, गैसों में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती तथा ठोस एवं द्रव की तुलना में इनके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं। चित्र 3.5 का ग नंबर में हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ग नंबर में गैस के जो अणु है, कण है ना, कण है, ये कितने दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, है ना। हम मान लो अपने जो खाना बनाते हैं गैस, है ना, उस सिलेंडर वाले गैस को हम कहीं भी एक कमरे में छोड़ देते हैं या फिर बाहर, तो जहाँ छोड़ेंगे वो गैस क्या होगा, उसके अनुसार वो फैल जाएगा, है ना। तो वो स्वतंत्र होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो पूरा फैल जाएगा, है ना, पूरी तरह से वो गति करने लगेगा। तो गैसों का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है, इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। गैसों में कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है ना। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है ये बहुत कम होते हैं। मान लो हम किसी पैकेट में कुरकुरे या फिर चिप्स के पैकेट में, है ना, हम डाल देते हैं, गैस भरा होता है बच्चों, आप लोगों को पता है नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो पैकेट में जो भी पदार्थ भरा होता है उसको वो तरोताज़ा रखते हैं। ठीक है, उसे ख़राब होने नहीं देते। तो मान लो हम छोटे से पैकेट में रखें तो गैस उसी पैकेट का आकार धारण कर लेता है ना। अब देखिए यहाँ पर कीमियागरों के संकेत। कीमियागरों के संकेत किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए संकेतों के उपयोग का प्रचलन लंबे समय से रहा है ना। आप लोग समझते, कीमियागरों मतलब क्या होता है बच्चों, जो कारीगर होते हैं, है ना, वे क्या करते हैं, वे संकेत के रूप में किसी किसी भी पदार्थ के संकेत को दर्शाने के लिए एक लंबे समय से प्रचलन चलते आ रहा है कि प्राचीन काल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोना एवं अमृत बनाने का प्रयास कीमियागरों द्वारा किया गया है ना, किया गया। वे अपने ज्ञान को गुप्त रखने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। वे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, तत्व, यौगिक मिश्रण एवं क्रियाओं के लिए भी संकेतों का प्रयोग करते थे। ठीक है, चित्र 3.6 क साधारण नमक को देखो किस तरीक़ा से साधारण नमक को दर्शाने का जो संकेत था बच्चों, माइनस संकेत द्वारा दिखाया जाता था। कई बार एक ही प्रकार के पदार्थ को व्यक्त करने हेतु कीमियागरों के संकेत अलग अलग होते थे। ठीक
ठीक है। जैसे देखो, जॉन डाल्टन ने कई वर्षों बाद संकेतों के द्वारा यौगिक के सूत्र बनाए। डाल्टन के संकेत निम्नानुसार थे। यहाँ पर आप लोगों को संकेत दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, है ना। सोना को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता था? चांदी को लोहा, टीन, लेड, पारा, गंधक, ये सब क्या है बच्चों? तत्व हैं, ठीक है। पारा, गंधक, तांबा, निकेल, आर्सेनिक, एंटीमनी, पानी, साधारण नमक, अग्नि, कपूर, मूत्र, है ना। ये सब आप देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जा रहा है और इसमें गोला बना दिया है। कार्बन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? काला करके, गोला करके। ऑक्सीजन को सिर्फ ओ गोला बनाकर, चांदी को गोला के अंदर एस बनाकर, सीसा को एल बनाकर और सोना को अंदर में जी बनाकर। इस प्रकार से हम ये क्या करते थे? संकेत को दर्शाते थे। किनका? तत्वों का, ठीक है, और यौगिकों का भी और मिश्रण का भी, ठीक। अब हम संकेत पढ़ेंगे बच्चों, 3.2 संकेत के बारे में। दैनिक जीवन में हम आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त नामों एवं संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे संक्षिप्त नामों मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों, बहुत छोटे नामों का उपयोग करते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त नामों, है ना। तो जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के लिए NH का सीधा रास्ता के लिए सीधे तीर का निशान। यहाँ पर आप लोग तीर का निशान देख सकते हैं बच्चों। अब तक 114 तत्व और उनसे बने लाखों यौगिक ज्ञात हो चुके हैं, है ना। तो बच्चों अभी हमारे जो दैनिक जीवन में कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? अब 114 नहीं, 118 तत्व, है ना। अब देखिए, हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता है ना, नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिक इन तत्वों तथा इनसे बने यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए भी संकेतों तथा संकेतों के समूह का उपयोग करते हैं। यह संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। मान्य कहने का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? मान्यता दी गई है इन संकेतों को दर्शाने के लिए। किस रूप में? संक्षिप्त नामों के रूप में, ठीक है बच्चों। हम देखेंगे वर्तमान में स्वीडन, है ना, स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जिलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग तत्वों के व्यक्त करने हेतु किया जाता है ना। ये बर्जिलियस, जे बर्जिलियस कौन है? वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक? स्वीडन के, ठीक है। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाए। उनके अन्य सुझाव निम्नानुसार हैं। तो बच्चों इसमें जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जे बर्जिलियस, ये इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने यह सुझाव दिया कि जो भी हम तत्वों को व्यक्त करने के लिए जो संकेत देते हैं वो कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी के वर्णमाला में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए, है ना। मान लो हमें पूरी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए। जैसे ऑक्सीजन का संकेत ओ, है ना। यहाँ पर देखिए पूरी तरह जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसे पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ओ लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार के वे क्या दिए? सुझाव दिए, है ना। उनके अनुसार में यह एक अच्छा सुझाव था कि जो भी अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है उसका सबसे फर्स्ट वाला जो लेटर होता है, सबसे फर्स्ट अक्षर होता है, वो ओ से दर्शा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम N लिख देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि क्या है? नाइट्रोजन है। सल्फर को S से तथा हाइड्रोजन को H से। इसे दीर्घ लिपि अक्षर में लिखा जाए। उनका कहना था कि जो फर्स्ट अक्षर लिखा जाए और वो किस लेटर में लिखा जाए? दीर्घ लिपि मतलब कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब सेकेंड सुझाव क्या था उनका? जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं तब उनके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर
प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाए। तो बच्चों इसमें हम क्या जानते हैं कि एक ही अक्षर होना चाहिए, है ना। एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं एक ही अक्षर से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब एक ही अक्षर से सी से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। एक ही अक्षर से स्टार्ट होने वाले नाम, प्रारंभ होने वाले नामों को उसके प्रतीक दर्शाने हेतु क्या करते हैं, एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाए। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, सी, है ना, कार्बन। तो कार्बन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम भी। तो क्या किए हैं, कार्बन को किससे दर्शा सकते हैं, यहाँ कार्बन को सी से, और कैल्शियम को क्या करेंगे, कैल्शियम का कैपिटल लेटर हम सी लेंगे और स्मॉल लेटर में हम ए को लिख देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सी ए क्या है, हमारा कैल्शियम है, और सिर्फ सी क्या है, हमारा कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम के लिए प्रथम अक्षर सी के साथ ए को भी लिखा जाता है, अतः कैल्शियम का संकेत सी ए है। अब देखिए इसी प्रकार क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO तथा क्रोमियम का Cr लिखा जाता है। कुछ अन्य तत्वों के संकेत निम्नानुसार है। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ अन्य तत्वों के संकेत निम्नानुसार हैं। यहाँ पर तत्व दिए गए हैं बच्चों, अंग्रेजी में नाम दिए गए हैं और उनके संकेत दिए गए हैं, है ना। ये आप लोगों को होमवर्क में मिल चुका था बच्चों, आप लोग काफ़ी कुछ सीख गए हैं, है ना, जान चुके हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम को किससे दर्शाते हैं, ए और स्मॉल लेटर एल, है ना। वैसे ही आर्गन भी ए से दर्शाते हैं, पर उसके आगे हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, आर्गन है। वैसे ही बोरान, फ्लोरीन, हीलियम को हम बोरान को बी से, फ्लोरीन को सिर्फ एफ से और हीलियम को He से दर्शा सकते हैं संकेत के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं आयोडीन, है ना, आयोडीन को I से सिर्फ दर्शाते हैं। मैग्नीशियम को Mg से, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों एक ही अक्षर से स्टार्ट होने वाले हैं, M से, इसलिए हमें इसका स्मॉल लेटर भी लेना पड़ता है बच्चों। तो मैग्नीशियम में Mg से दर्शाएंगे और मैग्नीज को Mn से, ठीक है। नियोन हो गया, नियोन को Ne से, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि नियोन नाइट्रोजन भी है, इसलिए सिर्फ N से नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए नियोन में हम नाइट्रोजन में सिर्फ N और नियोन में हम Ne से दर्शाते हैं। फास्फोरस को P से, सिलिकॉन को Si से, क्योंकि जो हमारा सल्फर है ये भी S से स्टार्ट होने वाला है, और जो हमारा सिलिकॉन है ये भी S से। तो हम क्या किए, सिलिकॉन को Si से और सल्फर को सिर्फ S नाम दे दिए, ठीक है, S संकेत दे दिए। वैसे ही जस्ता मतलब जिंक को Zn से दर्शाते हैं। अब देखिए कुछ तत्वों के नाम उनके ग्रीक एवं लैटिन नामों पर आधारित है। जैसे सोडियम का संकेत SO ना होकर Na है, क्योंकि उनका लैटिन नाम नेट्रियम है। इसी प्रकार के कुछ नाम सारणी 3.4 में दिए गए हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो ये नाम पढ़े, है ना, ये उनके नामों के आधार पर उनके संकेत थे, पर कुछ जो तत्व हैं उनके नाम, है ना, जैसे सोडियम को हम SO नहीं लिख सकते, ये Na लिखेंगे, ये लैटिन नाम है ना, लैटिन और ग्रीक नामों पर आधारित हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर सारणी में दिया गया है, सारणी 3.4 में पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, केलियम, इसलिए हम पोटेशियम को K से दर्शाते हैं, ठीक है। कोई पोटेशियम को P लिख देंगे तो क्या सही होगा, नहीं, है ना, हम K लिखेंगे तब हम जानेंगे कि ये क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं, यदि कोई क्वेश्चन करेगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम का नाम किस पर पड़ा है बच्चों, केलियम पर। इसी प्रकार से देखिए बच्चों चांदी जो है ना, चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम, जिसको हम Ag से जानते हैं, ठीक है। Ag अगर लिखा होता है संकेत तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, चांदी है, सिल्वर है, ठीक है।
इसी प्रकार से लोहा, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं, तो आयरन है तो हम आई लिख सकते थे ना बच्चों, पर ऐसा नहीं है। इनका जो संकेत है किस नामों पर आधारित है, लैटिन नाम पर। तो ये क्या है, फेरम, फेरम, तो एफ ही लिखेंगे, है ना। वैसे ही तांबा है, कॉपर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्यूप्रस, क्यूप्रस पे पड़ा है तो ये की सी यू पे नाम पड़ा है, ठीक है। संकेत इसका हम सी यू लिखेंगे। वैसे टीन है जिन्हें हम स्टेनम, स्टेनम है तो इसे एस एन। और सोना, गोल्ड, इसको क्या लैटिन नाम क्या है, ऑरम, ठीक है, तो ए यू। सीसा, जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं, ये क्या है, प्लम्बम, प्लम्बम को हम पीबी से दर्शाते हैं, ठीक है। आप लोग सीसा लेड है तो एल ही लिख सकते थे या फिर एल लिख सकते थे, पर नहीं, क्यों, क्योंकि लैटिन नाम पर आधारित हैं इसके संकेत। वैसे ही पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, ये क्या है, हाइड्रेजिनम। तो बच्चों ये हाइड्रेजिनम को एच जी से दर्शाते हैं। एच जी मतलब हमारा क्या है, ये मरकरी है। एंटीमनी है ना, स्टीबियम, ये एस बी से है ना, स्टेबियम है इसलिए एस बी से हम इसे दर्शाते हैं। एस बी होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एंटीमनी है। तो इस प्रकार से ये जो संकेत हैं ये लैटिन नामों पर आधारित हैं बच्चों। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं भूलिएगा, है ना। अब हम देखेंगे 3.3 सूत्र। संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। तो बच्चों हमें संकेत से क्या होता है, जो संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व, है ना, कोई भी तत्व हो सकता है, सोना, चांदी, कोई भी तत्व हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा हमें अगर कोई तत्व देखेंगे तो सिर्फ उसके एक परमाणु की जानकारी मिलेगी बच्चों, है ना। मगर क्या होता है कि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा हमें उसकी परमाणु, यौगिक, ये सब की जानकारी, उनकी संख्याओं की, परमाणुओं की संख्याओं की जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे पादांक में उनके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है ना बच्चों। जो अणु में उपस्थित तत्व हैं, है ना, उनके संकेत के पीछे पादांक में उनके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ अणुओं के रूप में मिलते हैं। परमाणु रूप के तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है ना। हमें परमाणुओं को लिखना होता है तो सिर्फ उसके संकेत को लिख देंगे, हमें पता चल जाएगा ये कितने परमाणु हैं, है ना, इनमें कितने परमाणु से ये तत्व बने हुए हैं, ये पता चल सकता है। जैसे हीलियम का संकेत क्या है, He, हमें पता है कि He एक ही परमाणु है ना। यह तत्व एक ही परमाणु से बना है तथा यह एक ही परमाणु से बना है, अतः उसका भी सूत्र He है। तो इसका सूत्र ही क्या है, He है। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पादांक में एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसमें एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहले से अंडरस्टूड होता है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी भी तत्व को अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः क्लोरीन की परमाणुकता 2 है। कितना है क्लोरीन की परमाणुकता, 2 है ना। जैसे क्लोरीन के अणु को दर्शाने के लिए उसके संकेत Cl के पीछे पादांक 2 का उपयोग कर सूत्र Cl2 लिखा जाता है। हम चित्र 3.7 में देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लोरीन का एक अणु है ना। पहले तो देखो कितने परमाणु हैं, ये एक परमाणु और ये एक परमाणु, ठीक है। एक परमाणु ये क्लोरीन का, एक परमाणु ये क्लोरीन के, 2 परमाणु हो गए, है ना। तो ये 2 परमाणु क्या कहलाएंगे, एक अणु कहलाएंगे, ठीक है, Cl2।
ये एक अणु हो गए बच्चों। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः क्लोरीन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है ना। क्लोरीन के एक अणु चित्र 3.7 को दर्शाने के लिए उसके संकेत क्लोरीन के पीछे पादांक 2 का उपयोग कर सूत्र Cl2 लिखा जाता है। हम ये जान गए। अब देखिए, इस प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन तथा ओजोन को N2 है, हमारा N2 क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। आयोडीन 2 ये हमारा आयोडीन है तथा ओजोन को ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। तो ओजोन का अणु क्या कहते हैं? हम ओजोन के अणु को O3 द्वारा दर्शाया जाता है। इस सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आप सभी होमवर्क नोट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर होमवर्क दी गई है ना। निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक कीजिए। तो आप लोगों को इसको पृथक करना है, मतलब अलग करना है। किस किस रूप में? तत्व कौन सा तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। और आपको परिभाषा बताना है, तत्व किसे कहते हैं। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको अंतर भी लिखना है। ये 3 आप लोग होमवर्क करके मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।